कहानी की शुरुआत में हम 13 अक्टूबर 1972 का दिन देखते हैं। उरुग्वे की एक फेमस रग्बी टीम जिसे ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब के नाम से जाना जाता है, एक प्लेन में सवार होकर चिली के लिए रवाना होती है। ये ट्रिप उनके लिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि उन्हें वहां एक स्पेशल मैच खेलना होता है। टीम के ज्यादातर प्लेयर्स यंग है और उनमें से काफी लोगों ने कभी अपने देश से बाहर ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए माहौल बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी से भरा हुआ है। उनके सपोर्ट के लिए कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी उनके साथ इस सफर पर जा रहे होते हैं। प्लेन में हंसी मजाक चल रहा होता है और सभी लोग अपनी लाइफ के इस नए एडवेंचर को लेकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही प्लेन एंडीज माउंटेन्स के पास पहुंचता है जो चिली और अर्जेंटीना को अलग करते हैं, वहां मौसम थोड़ा खराब होने लगता है। प्लेन हवा में तेजी से हिलने लगता है जिससे पैसेंजर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। एक पैसेंजर दूसरों को एक्सप्लेन करता है कि अर्जेंटीना से आने वाली वार्म विंड्स जब पहाड़ों की कोल्ड एयर से टकराती हैं तो एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है जिसके कारण टर्बुलेंस होती है। वो सबको काम करने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही टर्बुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक प्लेन हवा में कुछ माइल्स नीचे की तरफ सिंक कर जाता है। पायलट्स पूरी ताकत लगाते हैं कि प्लेन को कंट्रोल में रखा जाए और उसे तूफानी हवाओं के बीच से निकाला जाए। प्लेन के अंदर का सीन बहुत कियोटिक हो जाता है। लोगों का सामान कॉरिडोर में गिरने लगता है और सब लोग अपनी सीट्स को कस के पकड़ लेते हैं। एक पल के लिए बादलों के बीच से सूरज दिखाई देता है जिससे उन्हें लगता है शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल प्लेन नीचे गिरता है और सीधा माउंटेन की चोटी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। प्लेन का टेल वाला हिस्सा अलग हो जाता है और हवा के दबाव से एक प्लेयर हवा में उड़ता हुआ प्लेन से बाहर गिर जाता है। प्लेन का फ्रंट पार्ट जिसमें अभी भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो स्नो पर तेजी से फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार वो हिस्सा स्नो के ढेर में जाकर रुकता है, लेकिन रुकने का इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि अंदर की सीट्स एक दूसरे से टकराकर क्रश हो जाती हैं। इस क्रैश में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और सीन बहुत ही हॉरिफिक और ग्रूसम होता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम क्रैश के तुरंत बाद का मंजर देखते हैं। जो लोग सर्वाइव कर गए हैं वो शॉक में हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी सीट से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि फंसे हुए लोगों की मदद कर सकें। चारों तरफ खून और डेब्री फैला हुआ है। दो मेडिकल स्टूडेंट्स जो पैसेंजर्स में शामिल थे इमीडिएटली एक्शन में आते हैं। वो ब्रोकन लिम्स वाले लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं और जितनी हो सके उतनी फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़के पायलट के कॉकपिट की तरफ जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन पायलट बुरी तरह जख्मी होता है और बस कुछ शब्द बोलकर दम तोड़ देता है। सर्वाइवर्स देखते हैं कि प्लेन का रेडियो भी पूरी तरह खराब हो चुका है और काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा और स्नो के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे ही रात होती है टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। एंडीज की ठंड बर्दाश्त से बाहर होने लगती है। बचने के लिए सभी सर्वाइवर्स प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर एक साथ हडल कर लेते हैं ताकि बॉडी हीट शेयर कर सकें। प्लेन में जो बड़े होल्स हो गए थे उन्हें बंद करने के लिए वो डेड बॉडीज और बैग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। रात बहुत मुश्किल होती है। कई लोग दर्द की वजह से रो रहे होते हैं। अगली सुबह जब धूप निकलती है तो उन्हें पता चलता है कि रात भर में कुछ और लोग ठंड की वजह से फ्रीज होकर मर गए हैं। तूफान अब शांत हो चुका है और सूरज की रोशनी तेजी से चमक रही है। सर्वाइवर्स बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ दिखाई देते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वो सिविलाइजेशन से बहुत दूर है। ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वो प्लेन के अंदर से टूटी हुई सीट्स और डेब्री को बाहर निकालते हैं ताकि रात को सोने के लिए सबके पास जगह हो। जो लोग जख्मी हैं उन्हें उस जगह पर लिटाया जाता है जहां सबसे ज्यादा धूप आती है ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है सर्वाइवर्स की मैनेजमेंट की तरफ। वो हर एक सूटकेस और बैग को ध्यान से चेक करते हैं। जो भी चीज यूजफुल लगती है उसे संभाल कर रख लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है खाना ढूंढना। पूरे प्लेन को सर्च करने के बाद उन्हें बहुत कम मात्रा में चॉकलेट्स और वाइन मिलती है। डेड बॉडीज को प्लेन से दूर ले जाकर स्नो से कवर कर दिया जाता है ताकि वो डीकंपोज न हो और उन्हें उम्मीद होती है कि जब रेस्क्यू टीम आएगी तो वो बॉडीज को अपने साथ ले जाएंगे। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वो बहुत थोड़ा सा स्नैक खाते हैं। अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग पूरी ताकत से चिल्लाते हैं और अपने हाथ हिलाते हैं, लेकिन प्लेन उन्हें बिना देखे निकल जाता है। दूसरी रात वो थोड़ा बेहतर तैयारी के साथ सोने जाते हैं। वो बैग्स में से कपड़े निकालकर ब्लैंकेट्स की तरह यूज करते हैं और होल्स को सूटकेस से कवर कर देते हैं। तीसरी दिन नैंडो नाम का कैरेक्टर जो क्रैश के बाद से अनकॉन्शियस था होश में आता है। बाकी लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ है। नैंडो की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी बहन के पास जाता है जो खुद भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है। जब नैंडो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो क्रैश में मारी गई हैं। ये सुनकर नैंडो टूट जाता है और अपने पिता के बारे में सोचने लगता है जो उरुग्वे में अकेले होंगे। पानी की कमी को पूरा करने के लिए सर्वाइवर्स मेटल के टुकड़ों पर बर्फ रखकर उसे सूरज की गर्मी से मेल्ट करते हैं और पानी बनाते हैं। वो सूटकेस की मदद से स्नो पर एक बड़ा सा एक्स बनाते हैं इस उम्मीद में कि ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को ये सिग्नल दिख जाएगा। जब एक और प्लेन ऊपर से गुजरता है तो वो मिरर्स का यूज करके सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और चिल्लाते हैं। वो नोटिस करता है कि प्लेन के विंग्स थोड़ा टिल्ट हुए थे जिससे उन्हें लगता है कि शायद पायलट ने उन्हें देख लिया है और वो वापस आएगा। लेकिन अगले दिन जब वो फिर से प्लेन की आवाज सुनते हैं तो वो बहुत दूर से आती है, जिसका मतलब था कि सर्च ऑपरेशन किसी और एरिया में चल रहा है और उन्हें ढूंढा नहीं गया है। इसके बाद सीन कट होता है और ग्रुप
ग्रुप सर्वाइवल ऑप्शंस डिस्कस करने लगता है। उन्हें याद आता है कि प्लेन की बैटरीज टेल वाले हिस्से में थी जो टूटकर अलग गिर गया था। उन्हें लगता है कि अगर वो बैटरीज ढूंढ ले तो रेडियो चला सकते हैं। कुछ लोग मिरर्स और सीट्स के लेदर से चश्मे बनाते हैं ताकि स्नो ब्लाइंडनेस से बचा जा सके। 4 सर्वाइवर्स पहाड़ पर ऊपर की तरफ टेल ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कुछ माइल्स ऊपर जाने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि क्रैश साइट इतनी गहराई और स्नो में है कि दूर से वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसका मतलब था कि रेस्क्यू प्लेन का उन्हें ढूंढ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसी वक्त मौसम बिगड़ने लगता है और बर्फ गिरने लगती है, तो वो चारों वापस प्लेन के पास आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और 1 हफ्ता गुजरने के बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। उस एरिया में ना तो कोई जानवर है और न ही कोई वेजिटेशन। भूख से परेशान होकर वो चट्टानों पर लगी हुई मॉस खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। नैंडो, जो प्रैक्टिकल सोच रखता है, वो कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें डेड बॉडीज का मीट खाना पड़ेगा। इस बात पर ग्रुप में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाप है और कुछ लोग मॉरल ग्राउंड्स पर मना कर देते हैं। कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाता। वक्त गुजरता जाता है और भूख इतनी बढ़ जाती है कि लोग शू लेसेस और सिगरेट्स तक खाने लगते हैं। 8वें दिन नैंडो की बहन दम तोड़ देती है। ये एक और बड़ा झटका होता है। कोको नाम का एक सर्वाइवर अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखने लगता है जिसमें वो इस ट्रेजेडी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन साथ ही उस जगह की ब्यूटी के बारे में भी लिखता है। अगले कुछ दिनों में और भी तूफान आते हैं और वो मुश्किल से प्लेन के अंदर छुपकर सर्वाइव करते हैं। 11वें डे तक आते आते ग्रुप का आधा हिस्सा इस सिचुएशन से हार मान लेता है और एक अनाउंसमेंट करता है। वो सब परमिशन देते हैं कि अगर वो मर जाएं तो बाकी लोग उनकी बॉडी को खाकर जिंदा रह सकते हैं। फिर कुछ लोग बाहर जाते हैं और ग्लास के टुकड़े से बॉडी से मीट काटना शुरू करते हैं ताकि खुद को फीड कर सकें। ये देखकर धीरे धीरे बाकी लोग भी अपना माइंड चेंज करते हैं और जिंदा रहने के लिए मीट खाने के लिए राजी हो जाते हैं, सिवाय 5 लोगों के जो अभी भी कैनिबलिज्म के खिलाफ होते हैं। अगले दिन वो एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। बॉडीज को स्नो में छुपा कर रखा जाता है और सिर्फ वही लोग कटिंग का काम करते हैं जो मेंटली थोड़ा स्ट्रांग है, ताकि बाकी लोगों को ये हॉरिफिक सीन न देखना पड़े। वो मीट के टुकड़ों को सूरज में रखकर थोड़ा वार्म और ड्राई करते हैं ताकि खाना आसान हो। सीन आगे बढ़ता है। उन्हें स्नो में दबा हुआ एक और सूटकेस मिलता है जिसमें एक पोर्टेबल रेडियो होता है। वो किसी तरह एक रफ एंटीना बनाते हैं और रेडियो ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो खबर उन्हें सुनाई देती है वो उन्हें तोड़ कर रख देती है। न्यूज में बताया जाता है कि 66 सर्च मिशंस के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें ढूंढने का काम बंद कर दिया है और अब उन्हें डेड मान लिया गया है। ये सुनते ही पूरा ग्रुप टूट जाता है। सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है। इस परेशानी में जो लोग अब तक मीट खाने से मना कर रहे थे वो भी गिव अप कर देते हैं और ह्यूमन मीट खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 3 लड़के डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। वो प्लेन की टेल ढूंढने के लिए फिर से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें प्लेन का डेब्री और 5 बॉडीज मिलती हैं, जिसमें वो बंदा भी होता है जो क्रैश के वक्त उड़ गया था। चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। वो बार बार फिसलते हैं और ठंडी हवा सांस लेना मुश्किल कर देती है। रात को एक भयानक तूफान आता है और वो पहाड़ के साइड में एक साथ चिपक कर सोने की कोशिश करते हैं। सुबह वो स्नो से ढके हुए उठते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। हालांकि उनमें से एक लड़का स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से अंधा हो जाता है और बाकी 2 भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए वो प्लेन के डेब्री के एक टुकड़े पर बैठकर स्लाइड करते हुए वापस क्रैश साइट पर आ जाते हैं। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद जो आखिरी बचा हुआ लड़का था जो मीट नहीं खा रहा था वो भी रोते हुए खाना शुरू कर देता है। 17वें डे पर सीन शिफ्ट होता है। ग्रुप पिछले 5 दिनों से एक लगातार तूफान का सामना कर रहा है। वो प्लेन के अंदर बंद है और मूड लाइट करने के लिए एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं। अचानक एक जोर की आवाज होती है और एक बड़ा बर्फ का तूफान पहाड़ से नीचे आता है और प्लेन को पूरी तरह स्नो से भर देता है। जो कुछ लोग ऊपर थे वो बच जाते हैं, लेकिन बाकी सब स्नो के नीचे दब जाते हैं। जो लोग ऊपर हैं वो पैनिक करते हैं और देखते हैं कि बाहर तूफान और तेज हो गया है। वो डेस्परेटली स्नो खोदना शुरू करते हैं ताकि नीचे दबे हुए पैसेंजर्स को बचा सकें। बहुत मेहनत और चीख पुकार के बाद वो ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन एक औरत जो बहुत गहराई में दबी थी वो दम घुटने से मर जाती है। तभी उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई देती है और एक दूसरा बर्फ का तूफान आ जाता है। ये उन्हें फिर से दबा देता है और इस बार टीम कैप्टन समेत कुछ और लोग मारे जाते हैं। सर्वाइवर्स तुरंत स्नो में कुछ होल्स बनाते हैं ताकि सांस ले सकें। अब वो पूरी तरह स्नो के नीचे कैद हो चुके हैं। वो बस प्रे कर सकते हैं और फॉलिंग स्नो की आवाज सुन सकते हैं। जब उनमें थोड़ी एनर्जी आती है तो वो प्लेन के अंदर जगह बनाने के लिए 8 बॉडीज को एक कॉर्नर में मूव करते हैं। डे 18 पर उन्हें दबे हुए 2 दिन हो चुके हैं और भूख दर्दनाक होती जा रही है। उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती और उन्हें बॉडीज से मीट लेना पड़ता है, लेकिन इस बार ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो प्लेन के अंदर बंद है और बॉडीज को छुपा नहीं सकते। उन्हें पता होता है कि वो किस दोस्त का मीट खा रहे हैं। इस सिचुएशन से नूमा नाम का कैरेक्टर इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो पागलपन में स्नो को खोदना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में कांच से उसका पैर बुरी तरह कट जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। डे 20 पर आखिरकार वो स्नो में एक होल बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे बाकी सर्वाइवर्स बाहर निकल सकें। बाहर निकलकर वो राहत की सांस लेते हैं कि वो जिंदा है। ग्रुप फिर से प्लेन को स्नो से निकालने के काम में लग जाता है। नूमा देखता है कि उसके पैर का जख्म गहरा है, लेकिन ठंड की वजह से उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और काम करता रहता है। धीरे धीरे धूप निकलती है और वो प्लेन को स्नो से फ्री कर लेते हैं। डे 34 पर मौसम थोड़ा
गर्म होने लगता है और बर्फ पिघलने की शुरुआत होती है। शुरुआत में जो 2 लोग जख्मी हुए थे, अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेडिकल स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ ही घंटों में कोको के लंग्स में फ्लूइड भर जाता है और CPR देने के बावजूद वो बच नहीं पाता। जब वो उसकी बॉडी को बाहर ले जाते हैं तो उन्हें वो लेटर मिलता है जो उसने लिखा था और वो उसे संभाल कर रख लेते हैं। डे 36 पर मौसम इतना साफ हो जाता है कि रोबर्टो, नैंडो, टिंटिन और नूमा एक नई सर्च एक्सपीडिशन पर जाने का फैसला करते हैं। इस बार वो एक्स्ट्रा कपड़े पहनते हैं। सफर शुरू होते ही नूमा को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। जब वो उसका पैर चेक करते हैं तो देखते हैं कि इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका है। ग्रुप उसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन नूमा जिद करता है कि वो वापस अकेला चला जाएगा और बाकी लोग आगे बढ़ें। नूमा जैसे तैसे वापस क्रैश साइट पर पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक और बीमार पैसेंजर हेलुसिनेट कर रहा है और फिर मर जाता है। अगले दिन ग्रुप कॉकपिट से बर्फ हटाने का काम शुरू करता है। नूमा मदद करना चाहता है, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका है कि कुछ नहीं कर पाता। ये हेल्पलेसनेस उसे बहुत परेशान करती है। जल्द ही वो 3 लोग वापस आते हैं और एक बड़ी खुशखबरी लाते हैं। उन्हें प्लेन की टेल मिल गई है। वो वहां से काफी सारे कोट्स, रम की बॉटल्स, सिगरेट्स और चॉकलेट्स लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें बैटरीज भी मिल गई हैं। वो बैटरीज को कॉकपिट के रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत के बाद रेडियो में स्टैटिक नॉइज आती है, लेकिन वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दिन फिर से बीतने लगते हैं। ग्रुप अब बाहर जाने से डरता है क्योंकि बाहर की ठंड जानलेवा है। नूमा का इन्फेक्शन अब उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। टेल से लाया गया खाना भी खत्म हो रहा है, तो उन्हें अब डेड बॉडी से मीट निकालना पड़ता है। अब ये सब उनके लिए एक रूटीन बन चुका है। नूमा को रियलाइज हो जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो खाना बंद कर देता है ताकि दूसरों के लिए ज्यादा फूड बचे। रेडियो फिक्स करने की एक और कोशिश में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। गुस्से में वो प्लेन पर सर्वाइवर्स की गिनती लिखते हैं। एक और ट्रिप के दौरान उन्हें टेल सेक्शन में वाटरप्रूफ फैब्रिक मिलता है जो पाइप्स को कवर कर रहा था। उन्हें आइडिया आता है कि इससे एक स्लीपिंग बैग बनाया जा सकता है जो उन्हें रात की ठंड से बचाएगा। छोटा रेडियो अभी भी चल रहा होता है और उस पर वो सुनते हैं कि क्रैश के 58 डेज बाद भी एयरफोर्स एक और एयरक्राफ्ट भेजने की प्लानिंग कर रही है। इस बात पर फिर से बहस होती है कि इंतजार करें या खुद मदद ढूंढने जाएं। रोबर्टो फ्रस्ट्रेटेड होकर स्लीपिंग बैग को फाड़ देता है। मूड लाइट करने के लिए ग्रुप चिड़ियों की आवाजें निकालता है और एक कैमरा ढूंढकर फोटोज खींचता है। उस रात नूमा उन्हें परमिशन देता है कि मरने के बाद वो उसकी बॉडी खा सकते हैं। सुबह वो उसे मरा हुआ पाते हैं। उसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर लिखा था कि दोस्तों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं है। नूमा के इन शब्दों से इंस्पायर होकर रोबर्टो, नैंडो और टिंटिन डिसाइड करते हैं कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वो वाटरप्रूफ फैब्रिक से नया स्लीपिंग बैग बनाते हैं, काफी सारा मीट पैक करते हैं और वेस्ट की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि पहाड़ क्रॉस करके वो चिली पहुंच जाएंगे। रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है तो वो स्नो में गड्ढा खोदते हैं और तीनों स्लीपिंग बैग के अंदर एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। ये स्लीपिंग बैग आइडिया काम कर जाता है और वो सुबह जिंदा उठते हैं। जब वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगा था कि पहाड़ के उस पार वैलीज होंगी, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ मीलों तक पहाड़ ही पहाड़ थे। ये देखकर वो टूट जाते हैं और सोचते हैं कि वापस चले जाएं क्योंकि इतने लंबे सफर के लिए उनके पास खाना नहीं है। तब टिंटिन वॉलंटियर करता है कि वो वापस चला जाएगा ताकि उसका हिस्से का खाना रोबर्टो और नैंडो यूज कर सकें और आगे बढ़ सकें। टिंटिन वापस स्लाइड करके चला जाता है और रोबर्टो और नैंडो आगे बढ़ते हैं। ये सफर बेहद लंबा और थका देने वाला होता है। कई दिनों की चढ़ाई और उतराई के बाद आखिरकार लैंडस्केप चेंज होने लगता है। स्नो कम होने लगती है और रॉकी जमीन दिखने लगती है। जब नैंडो का जूता टूट जाता है तो रोबर्टो कपड़े बांधकर उसे फिक्स करता है और वो रुकते नहीं है। एक शाम रोबर्टो थक कर गिर जाता है और उल्टी करने लगता है, लेकिन नैंडो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हम कर सकते हैं। सुबह वो फिर चलना शुरू करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है जब उन्हें एक नदी मिलती है जिसमें फ्रेश पानी होता है और वहां उन्हें वेजिटेशन भी दिखाई देती है। अचानक नैंडो की नजर नदी के उस पार एक आदमी पर पड़ती है जो घोड़े पर बैठा उन्हें घूर रहा होता है। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नदी का शोर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो आदमी उनकी आवाज सुन नहीं पाता। नैंडो और रोबर्टो चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं। वो आदमी इशारा करता है और चला जाता है, लेकिन अगले दिन वापस आता है। वो नदी के उस पार से एक पत्थर के साथ कागज और पेंसिल बांधकर इनकी तरफ फेंकता है। नैंडो उस पेपर पर लिखता है कि वो उरुग्वेन प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स हैं। उनके दोस्त पहाड़ों में जख्मी हैं और उन्हें मदद चाहिए। वो पेपर वापस आदमी की तरफ फेंकता है। वो आदमी, जिसका नाम सर्जियो होता है, मैसेज पढ़ते ही तुरंत मदद लाने के लिए निकल पड़ता है। जल्द ही यह खबर एयर रेस्क्यू सर्विस तक पहुंचती है और एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है। सर्जियो वापस आता है और नैंडो और रोबर्टो को अपने कैबिन में ले जाता है, जहां उन्हें इतने दिनों बाद पहली बार ढंग का खाना मिलता है। कुछ ही देर में वहां रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है जो उनसे अजीब सवाल पूछने लगते हैं। क्रैश साइट पर बचे हुए लोगों ने
रेडियो पर यह खबर सुन ली होती है कि नैंडो और रोबर्टो मिल गए हैं। पूरा ग्रुप खुशी से झूम उठता है। वो अपने आप को साफ करते हैं, बाल बनाते हैं ताकि जब रेस्क्यूज आए तो वो प्रेजेंटेबल लगे। वो अपना सामान पैक करते हैं और प्लेन के कुछ टुकड़े भी निशानी के तौर पर रख लेते हैं। जल्द ही आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजती है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स में रोबर्टो और नैंडो भी होते हैं जो पायलट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि क्रैश साइट कहां है। डे 71 पर आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जिसका सबको इंतजार था। हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं और सर्वाइवर्स खुशी के मारे रोने लगते हैं। एक बंदा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकॉर्ड करता है। सर्वाइवर्स जिद करते हैं कि वो अपने बैग्स साथ लेकर जाएंगे, भले ही जगह कम हो। टोटल 16 लोग जिंदा बचे थे। जब हेलीकॉप्टर्स शहर पहुंचते हैं तो उनकी फैमिलीज वहां पहले से इंतजार कर रही होती हैं। मिलन का सीन बहुत इमोशनल होता है। सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स रिपोर्टर्स को बाहर रखते हैं और उनका फुल चेकअप करते हैं। उनकी बॉडीज स्केलेटन्स जैसी हो चुकी होती हैं और वो मुश्किल से चल पा रहे होते हैं। हर सर्वाइवर को अपना बेड दिया जाता है, लेकिन उस रात वो अकेले सोने में डर महसूस करते हैं और ट्रॉमा की वजह से सब एक ग्रुप में हडल होकर सोते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहाड़ पर सोते थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका है। वो उन दोस्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।